दोस्तों आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 39 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 40 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों अगर आपने पिछले 39 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले 39 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया होगा तो अगर आपने मॉडल पेपर का टेस्ट दिया है तो दोस्तों आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिले होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 4 से 13 जून 2022 को आयोजित में राजस्थान कुल 32 पदक, जिसमें 8 स्वर्ण 9 रजत और 15 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था। दोस्तों यही प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते। ऑप्शन में दोस्तों अलग अलग दे रखे थे, जिसने भी 32 किया था उन सभी का सही उत्तर था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, 10वें स्थान पर रहा था पदक तालिका में राजस्थान। ठीक है आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों सेकंड नंबर का प्रश्न है। देखिए ये फूड है। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने राजकीय आवासीय स्कूलों को ईट राइट स्कूल के तौर पर मान्यता प्रदान करते हुए सर्टिफिकेट प्रदान किए हैं। बताइए, अच्छा प्रश्न है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने राजकीय आवासीय स्कूलों को ईट राइट स्कूल के तौर पर मान्यता प्रदान करते हुए सर्टिफिकेट प्रदान किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 37 स्कूलों को दोस्तों ये मान्यता प्रदान की गई है, सर्टिफिकेट दिए गए हैं। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग कंपनी द नोट ने यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जिन 11 देशों की सूची बनाई है उनमें से भारत के किस एकमात्र शहर को शामिल किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक कंपनी है जो अंतर्राष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग करती है, ठीक है, और उस कंपनी का नाम है द नोट। उसने यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए 11 देशों की सूची बनाई है, जिसमें से भारत के एकमात्र शहर को इसमें शामिल किया है। और वो शहर कौन सा है? वो शहर है दोस्तों उदयपुर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इस योजना को वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली को मजबूत बनाना है, यह भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए इसमें, ओहो देखिए दोस्तों इसमें ये गलत हो जाएगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली को मजबूत बनाना है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, वन नेशन वन राशन कार्ड का जो प्रमुख उद्देश्य है, इसमें दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा NFSA। ठीक है, ये मतलब खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनने हेतु सशक्त बनाना है, इसमें जुड़े हुए। तो यहाँ पर ये अपना दूसरा नंबर का गलत हो जाएगा। और देखिए इसमें, इस योजना से राशन कार्डों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी को सक्षम बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस योजना का सर्वाधिक लाभ प्रवासी गरीब परिवारों को मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा चलाई जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा चलाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे देखिए, अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना,
मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना, मुख्यमंत्री प्रहरी योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी योजनाएं हैं, ये राजस्थान आवासन मंडल द्वारा चलाई जा रही है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, टेस्ट आपको पूरा देना है और पूरा दोगे तभी दोस्तों आपको अपना स्कोर पता लगेगा और आपकी तैयारी कितनी चल रही है वो भी पता लगेगा। और ये सारे के सारे जो मॉडल पेपर है ये दोस्तों आपकी परीक्षा में काम आने वाले हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड में काम आए थे फर्स्ट ग्रेड के मॉडल पेपर, उसी प्रकार ये मॉडल पेपर आपको सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में जिसका अच्छा स्कोर होगा उसका ही सिलेक्शन होगा, और उसी प्रकार सेकंड ग्रेड में भी जिसका फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर होगा उसका ही सिलेक्शन होगा। तो आप फर्स्ट पेपर में अपनी मजबूत पकड़ जरूर बनाएं और रोज़ाना आपको टेस्ट देना है। अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों आप 3 या 4 मॉडल पेपर का टेस्ट देकर आप हमारे साथ में रोज़ाना चल सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपर का टेस्ट अवश्य दें। देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, पैरा खिलाड़ियों के लिए राज्य में कहाँ पर पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी? पैरा खिलाड़ियों के लिए राज्य में कहाँ पर पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जोधपुर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गुरु वशिष्ठ अवार्ड की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 लाख, 5 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख से बढ़ाकर कितनी करने की स्वीकृति दे दी है? 5 लाख रुपए। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के यात्री भार और फ्लाइट संचालन के आंकड़े जारी कर देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची जारी की है। इस सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सी रैंक दी गई है? तो दोस्तों इस सूची में जयपुर एयरपोर्ट को 15वीं रैंक दी गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा को बनाया गया है, ठीक है, डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा को। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, सोलर रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट स्कीम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सोलर रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट स्कीम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत 60% अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। अपना पहला ही इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें अलग अलग वाट पे अलग अलग अनुदान है, तो आप एवरेज मान के चलोगे तो दोस्तों सरकार की तरफ से जो अनुदान है वो दोस्तों 40% दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 60% है वो इसमें गलत दे रखा है। देखिए, इस परियोजना का लक्ष्य 2022 तक 40,000 मेगावाट संचयी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, बिल्कुल सही है। राज्य में दिसंबर 2021 तक कुल 668 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन का दायित्व राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए पहला गलत है और दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें सत्य है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधा सा मैं बता रहा हूँ कि 10 प्रश्न हैं वो करंट अफेयर से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे जीके से संबंधित प्रश्न है वो प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए, राजस्थान में स्थित 56 का मैदान किस नदी बेसिन का हिस्सा है? बताइए, 56 का मैदान किस नदी बेसिन का हिस्सा है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों माही नदी बेसिन का हिस्सा है 56 का मैदान। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से जिले 2 बार मध्य प्रदेश से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? राजस्थान के कौन से जिले 2 बार मध्य प्रदेश से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक तो है कोटा और एक है चित्तौड़गढ़, ये 2 बार मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, थोंटवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार
जिलों को सुमेलित कीजिए तथा गलत कूट की पहचान कीजिए। दोस्तों जिलों को अपने को यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है, और गलत कूट की यानी कि कौन सा इसमें गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी थोंटवेट के जलवायु वर्गीकरण की अवस्थाएं दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें CAW, ठीक है, CAW ये डूंगरपुर में ये जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। DAW ये चूरू में, बिल्कुल सही है। DBW ये गंगानगर में, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए EAD जलवायु है ये दोस्तों पश्चिमी राजस्थान, जैसे कि आप बोल सकते हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर पाली है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए माही नदी के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों माही नदी के संबंध में अपने को गलत कथन की क्या करना है, पहचान करना है कि कौन सा इसमें गलत है। देखिए माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए माही नदी राजस्थान में डूंगरपुर जिले से प्रवेश करती है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों माही नदी है ये बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा में भी एक गांव है जिसका नाम है खांदू गांव। क्या नाम है? खांदू गांव। खांदू गांव से ये प्रवेश करती है राजस्थान में। देखिए माही नदी की सहायक नदियां सोम, जाखम, मोरेन तथा चाप नदी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा है? सी नंबर वाला, और अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन है। आगे देखिए हाड़ौती के पठार की मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? हाड़ौती के पठार की मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो दोस्तों मध्यम काली प्रकार की मिट्टी है हाड़ौती के पठार की मिट्टी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्री गंगानगर में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्री गंगानगर में। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 22वां स्थान है लिंगानुपात में राजस्थान का, ठीक है, याद रखना। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है सेमकोर ग्लास लिमिटेड कहाँ स्थित है? सेमकोर ग्लास लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है वो बताना है। देखिए विदेशी पशु प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में है, बिल्कुल सही है। इसमें देखिए जर्म प्लाज्मा स्टेशन कहाँ पर है? जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। टेट्रापैक दूध संयंत्र कहाँ पर है? जयपुर में, बिल्कुल सही है। विदेशी पशु प्रजनन फार्म ये जोधपुर, ये गलत हो जाएगा, ये जयपुर में है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है? राइट आंसर हो जाएगा चना का, ठीक है। किसका उत्पादन अधिक होता है? चना का होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को हाड़ौती का पठार तथा लावा का पठार भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग अति आर्द्र प्रकार की जलवायु से युक्त है, बिल्कुल सही है, दो तो सही है। तीसरा देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में वार्षिक वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यानी कि जो हाड़ौती का भाग है, ठीक है, इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक है यहाँ पर वर्षा होती है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, ठीक है। तो ये अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत कथन है यहाँ पे, ठीक है। सागवान, धोक, ढाक, गुल्लर आदि वनस्पतियां दक्षिण पूर्वी पठार में मुख्यतः पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखिए सही विकल्प का चयन करना है। जसनाथ जी गोरखनाथ जी के पंथ में दीक्षित थे। जसनाथ जी गोरखनाथ जी के पंथ में दीक्षित थे। दोस्तों
देखिए यहाँ पे सही विकल्प बताना, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, जसनाथ जी के प्रारंभिक अनुयायियों में देखिए हारोजी व जियोजी प्रमुख थे, ये भी बिल्कुल सही है। जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के लिए 36 धर्म नियम है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें तीनों ही कथन है वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन सही है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से लोक देवता जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, बताइए। तो वो लोक देवता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए कल्ला जी, मल्लीनाथ जी, हडबू जी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ किस क्षेत्र में माना जाता है? रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ किस क्षेत्र में माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जैसलमेर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, बांद्रा, इमली और घूंघट क्या है? बताइए, बांद्रा, इमली और घूंघट क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग की बुर्जों के नाम है दोस्तों ये बांद्रा, इमली और घूंघट, ठीक है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भ्रमर गीत तथा सुकुर क्षेत्र महात्म्य का चित्रांकन राणा राज सिंह के समय किसके द्वारा किया गया? भ्रमर गीत तथा शुक्र क्षेत्र महात्म्य का चित्रांकन महाराणा राज सिंह के समय किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों साहबदीन के द्वारा किया गया। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर साहबदीन। आगे देखिए, राजस्थान में सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? दोस्तों राजस्थान में सातुड़ी तीज है ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को सातुड़ी तीज मनाई जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाने वाली बोली है। भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाने वाली बोली है तो वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ी। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, मांगलिक अवसर पर गोबर से आंगन लेपने की प्रथा को क्या कहा जाता है? मांगलिक अवसर पर गोबर से आंगन लेपने की प्रथा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको बोलते हैं दोस्तों पुरनाई। क्या बोलते हैं? पुरनाई बोलते हैं उससे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पुरनाई। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों सुमेलित करना है कि एक तरफ तो देखिए शरीर के अंग दे रखे हैं और दूसरी तरफ आभूषण दे रखे हैं। अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा आभूषण है वो कौन से शरीर के अंग पर पहना जाता है। दोस्तों इसमें देखिए सिर पर, दोस्तों सिर पर मेमंद आभूषण पहना जाता है, ये तो सभी को पता होगा। सिर पर मेमंद आभूषण पहना जाता है, नाक में दोस्तों भंवरिया आभूषण पहना जाता है, पैर में फुलरी आभूषण पहना जाता है और बाजू में तकिया आभूषण पहना जाता है, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए, अब्दुल गफूर खां तथा इम्तियाज अली किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? अब्दुल गफूर खां तथा इम्तियाज अली किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पीतल की खुदाई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पीतल की खुदाई के लिए, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? बताइए कौन सा वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है नगाड़ा, नौबत और मादल। ये तीनों दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मकान की छतों पर टाइल्स के प्रयोग के साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? बताइए, मकान की छतों पर टाइल्स के प्रयोग के साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुरा से। जोधपुरा जो जयपुर के पास में है, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में है ये। आगे देखिए, महाराणा कुंभा के विरुद्ध यानी कि विरुद्धों, ठीक है, महाराणा कुंभा के उपाधियों के साथ उनके द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? दोस्तों महाराणा कुंभा की जो उपाधियां हैं, ठीक है, उनके साथ दोस्तों उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है
उनका भी वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। यहां पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। आगे देखिए, चित्तौड़ में किस शासक ने सिसोदिया वंश की नींव डाली? तो दोस्तों महाराणा हमीर ने सिसोदिया वंश की नींव डाली, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1815 ईस्वी के बचकुला अभिलेख में किस शासक की उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर बताई गई है? 1815 ईस्वी के दोस्तों बुचकला अभिलेख में किस शासक की उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर बताई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागभट्ट द्वितीय। आगे देखिए, 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राय सिंह को नियुक्त किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राय सिंह को। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक था दोस्तों, बताइए कौन? तो दोस्तों वो था महमूद बेगड़ा। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन सही, महमूद बेगड़ा। आगे देखिए, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बिथोड़ा का युद्ध है ये हुआ था सितंबर 1857 को। सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। आगे देखिए, प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अचलेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में। ठीक है, यानी कि अचलेश्वर प्रसाद के द्वारा प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नीमूचना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? ये तो सभी को पता होगा, राइट आंसर 1925 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान के एकीकरण के समय शिक्षा विभाग का कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान के एकीकरण के समय शिक्षा विभाग का कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर। राजस्थान सरकार द्वारा गठित परमेश चंद्र समिति का संबंध किससे है? राजस्थान सरकार द्वारा गठित परमेश चंद्र समिति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नए जिलों की स्थापना से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नए जिलों की स्थापना से। आगे देखिए, राजस्थान में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? राजस्थान में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? कौन सा विकल्प इसमें गलत सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए, विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में है, बिल्कुल सही है। विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 173 में है, बिल्कुल सही है। विधानसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 172 में है, बिल्कुल सही है। विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जाना या त्यागपत्र अनुच्छेद 180, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 183 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये विकल्प गलत कौन सा हुआ? डी नंबर का, तो अपना राइट आंसर भी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 1999 में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? 1999 में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में किया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा भरतपुर संभाग के सृजन की अधिसूचना कब जारी की गई? राजस्थान सरकार के द्वारा भरतपुर संभाग के सृजन की अधिसूचना कब जारी की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2005 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। आगे देखिए, यहाँ पे स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप कब प्रदान किया गया? स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप कब प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1919 में। ठीक है, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप कब प्रदान किया गया? तो दोस्तों 1919 में ये स्वरूप प्रदान किया गया, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे ग्राम स्वराज की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? ग्राम स्वराज की कल्पना है वो सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने की थी दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये गठन किया गया 1982 में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1982 में ये जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन है वो किया गया था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना आपको टेस्ट जरूर देना है अगर आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, देखिए कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, समुद्रों में ज्वार भाटे की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण क्रम से अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन होते हैं, यह गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें उल्टा दे रखा है, यहां पर देखिए चंद्र ग्रहण का दे रखा है अमावस्या और सूर्य ग्रहण का दे रखा है पूर्णिमा, ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों। इसमें चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। ठीक है, तो यहां पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है ये सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए सी नंबर का ऑप्शन है, पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थिति उपसौर एवं दूरस्थ स्थिति अपसौर कहलाती है, बिल्कुल सही है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कैस्पियन सागर। आगे देखिए, उत्तरी पूर्वी राज्यों में कौन सा राज्य 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में नहीं है? दोस्तों यहाँ पे 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर्स राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य नहीं है वो बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोपेन के स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेशों के लिए क्या नाम दिया है? कोपेन ने स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेशों के लिए क्या नाम दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें BSHW नाम दिया। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल को कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं देवप्रयाग। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग कहते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम, तापीय विद्युत और नाभिकीय ऊर्जा, ये तीनों तो दोस्तों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन जैव ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में। आगे देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो किसमें पाई जाती है? ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो किसमें पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जर्मनी में पाई जाती है दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जर्मनी में। ठीक है, आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, विली विली है दोस्तों, ये विली विली क्या है? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म धाराएं हैं? तो दोस्तों कौन सी 3 गर्म धाराएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए गर्म धाराएं की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील। ठीक है, ये तीनों दोस्तों क्या है? गर्म धाराएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों, ये की गई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की स्थापना की गई थी और अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो दोस्तों ये प्रेरित है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? तो दोस्तों अभी तक 1 संशोधन हुआ है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
64 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है केंद्र सरकार। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार को सौंपा गया है। आगे देखिए, पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 39 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अधिकार 1978 के एक मौलिक अधिकार में नहीं है? बताइए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है, देखिए सीधा सा मैं बता देता हूँ आपको। 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद में एक मौलिक अधिकार है वो नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, वो था संपत्ति का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में दोस्तों राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान है वो किया गया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय समेकित निधि में से फंड निकालने के लिए कौन सी अनुमति की आवश्यकता होती है? भारतीय समेकित निधि में से फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों राष्ट्रपति। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे देखिए, असली गुटनिरपेक्षता का नारा कब और किस सरकार ने दिया? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1977 में मोरारजी देसाई। 1977 में मोरारजी देसाई ने दोस्तों असली गुटनिरपेक्षता का नारा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, भारतीय शांति सेना किसके समय श्रीलंका भेजी गई थी? भारतीय शांति सेना किसके समय श्रीलंका भेजी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी के समय। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन दोनों की स्थापना है वो दोस्तों, इन दोनों दलों की जो स्थापना है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। यहाँ पर दोस्तों पहला इसमें क्या हो जाएगा, गलत दे रखा है। कूट भाषा में बताना था, केवल 2 और 3। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? बताइए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा तथ्य दबाव समूह की विशेषता को इंगित करता है? कौन सा तथ्य दबाव समूह की विशेषता को इंगित करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें गैरदलीय स्वरूप, संवैधानिक मान्यता रहित संगठन, सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का उद्देश्य। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गांव की सड़कों के सुधार को। गांव की सड़कों के सुधार को दोस्तों इसमें शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यवसाय सेवा क्षेत्र से संबंध है? बताइए, कौन सा व्यवसाय सेवा क्षेत्र से संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, संचार एवं प्रसारण सेवाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नियोजन काल में किन 2 वित्त वर्षों के अतिरिक्त भारत का व्यापार संतुलन प्रतिकूल रहा है?
नियोजन काल में किन 2 वित्त वर्षों के अतिरिक्त भारत का व्यापार संतुलन प्रतिकूल रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1972-73 और 1976-77। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस उद्योग की अविस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? किस उद्योग की अविस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत द्वारा निम्न में से किस घटक युग्म का आयात सर्वाधिक किया जाता है? भारत द्वारा निम्न में से किस घटक युग्म का आयात सर्वाधिक किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है पेट्रोलियम पदार्थ व स्नेहक। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, पावलव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि की उपस्थिति करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं? पावलव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि की उपस्थिति करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं अनुबंधित। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक किस श्रेणी में आते हैं? एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक किस श्रेणी में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पिछड़े बालक की श्रेणी में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है वो प्रारंभ हो चुके हैं। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखिए, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं उसे कहते हैं दोस्तों अभिप्रेरणा कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षक को मदद करता है। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षक को मदद करता है। राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें गेट्स एवं अन्य। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी विद्यार्थी को विश्वास है कि किसी पुस्तक से आने वाले प्रश्न पत्र में उस पुस्तक से 4 प्रश्न मिलने की संभावना है तो वह उस पुस्तक को पूरी पढ़ना चाहेगा। उदाहरण है, तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है बताइए दोस्तों? ये उदाहरण है किसका? तो ये प्रोत्साहन का उदाहरण है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रोत्साहन का उदाहरण है। आगे देखिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संबोधित कर सकता है? सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संबोधित कर सकता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दंड व पुरस्कार। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दंड व पुरस्कार। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दे रखी है। अपने को बताना है कि कौन सी विधि किसके द्वारा निरूपित की गई थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए आईबीटी विधि है। आईबीटी विधि बताइए, अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। आईबीटी विधि दोस्तों हरमन रोसा ने 1921 में दी थी, ठीक है। टीएटी विधि है, टीएटी विधि, ठीक है। ये विधि दोस्तों मॉर्गन व मुर्रे ने दी थी 1935 में। सीएटी विधि का प्रतिपादन है, सीएटी विधि का जो प्रतिपादन है वो दोस्तों लियोपोल्ड ब्लेक 1948 में इस विधि का प्रयोग किया था। और एससीटी विधि का प्रयोग पाइने व टेंडलर ने किया था 1930 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कूट भाषा में उत्तर देना था तो 2, 3, 1, 4 इसका सही उत्तर कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये आधारित है किस पर? क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर यह आधारित है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति का सही क्रम कौन सा है? मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों सही क्रम है वो कौन सा है बताइए? इसमें देखिए सही क्रम बताना है अपने को, ठीक है।
तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आएगा संरचनावाद, उसके बाद में प्रकार्यवाद, और उसके बाद में दोस्तों गेस्टाल्टवाद, ठीक है, और उसके बाद में व्यवहारवाद। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान निम्न में से किसके अंतर्निरीक्षणात्मक अध्ययन से प्रारंभ होता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान निम्न में से किसके अंतर्निरीक्षणात्मक अध्ययन से प्रारंभ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संज्ञान। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य सृजनात्मकता मापन के टोरेंस परीक्षणों से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्य सृजनात्मकता मापन के टोरेंस परीक्षणों से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक लंबी कविता याद करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक मानकीय विज्ञान है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा है? थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अभ्यास का नियम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभ्यास का नियम। आगे देखिए, निगमनात्मक एवं आगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में घटित होता है? तो बताइए कौन सी अवस्था में घटित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रिया अवस्था में ये निगमनात्मक और आगमनात्मक चिंतन अवस्था घटित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 8 वर्ष के अजय की मानसिक आयु 10 वर्ष की है, तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? दोस्तों सीधा सा है ये, जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? बताइए। ये तो दोस्तों इसमें सूत्र लगा लो बुद्धि लब्धि का, सीधा सा राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 125। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। इसको आप करोगे तो कैसे करोगे दोस्तों? इसमें देखिए, मानसिक आयु इंटू 100 बटे वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु किसमें कितनी है? इसमें 8 है, और मानसिक आयु कितनी है? 10 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितने हो गए? 1000, और 1000 में आप 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 125, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे देखिए, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, तो वो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रूनर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा है, तो दोस्तों ये परिभाषा है, ये आलपोर्ट की परिभाषा है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। यह विकास करता है दोस्तों सामाजिकरण का। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 40 नंबर का जो मॉडल पेपर है वो करवा दिया है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार। दोस्तों अगर आपने पिछले मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।